डर सबको लगता है। उबर राइड। रात के लगभग 11:30 बजे का समय था। नशे में धुत 3 लड़के काफी देर से एक ऑटो की तलाश कर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से सड़क पर कोई भी ऑटो नजर नहीं आ रहा था। वो तीनों टैक्सी बुक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी अचानक मयंक के फोन में नेटवर्क आया। उसने उबर ऐप खोलकर चेक की तो उनकी लोकेशन के पास एक कैब दिखाई दी। अरे मिल गई टैक्सी, जल्दी से बुक कर लेता हूँ वरना ये भी निकल जाएगी। मयंक ने टैक्सी बुक की। थोड़ी ही देर में टैक्सी उनके सामने आकर रुकी। उन्होंने देखा कि टैक्सी में ड्राइविंग सीट पर एक फीमेल ड्राइवर बैठी है। नशे की हालत में फीमेल ड्राइवर को देखकर उन तीनों की आंखें चमक उठी। वो आकर टैक्सी में बैठे और उन तीनों की नजर मानो उस फीमेल ड्राइवर पर ही अटक गई हो। सर ओटीपी? ओटीपी भी बता देंगे, पहले अपना फोन नंबर बता दे तो चलेगा क्या? टैक्सी ड्राइवर पायल ने धीरज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी मोहित बोला, अरे क्यों इतनी खूबसूरत लड़की को परेशान करता है? ओटीपी है 1434। मैडम आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, थोड़ा पीकर टाइट है आज। तुम्हें डर नहीं लगता क्या कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए? वैसे भी आजकल जमाना कुछ अच्छा नहीं है। वो तो हम जैसे सीधे साधे लड़के आपको मिल गए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, मैं पिछले 3 साल से रात में टैक्सी चला रही हूँ, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी टेंशन मत लीजिए। क्या सोलर सिस्टम है क्या इसमें? ये मेरा काम है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। अरे ऐसे कैसे ना ले टेंशन? इतनी खूबसूरत लड़की रात में टैक्सी चलाने के लिए निकलेगी तो टेंशन तो हो ही जाएगी ना। वैसे अगर आपको काम की इतनी जरूरत है तो मैं आपको काम दे सकता हूँ, आप मेरे साथ चलिए ना। नहीं सर, मुझे कोई काम नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। वैसे आपको अशोक मोहल्ले में कहाँ जाना है? जहाँ तुम लेकर जाओगी हम तो वहीं चल पड़ेंगे, पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतनी प्यारी लड़की को ऐसा काम करना पड़ रहा है। कितनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, कितने खूबसूरत होठ। इतना बोलकर मयंक ड्राइवर पायल का चेहरा छूने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो मयंक का हाथ हटाने की कोशिश करती है तो मयंक उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल देता है। सर प्लीज आप थोड़ा ठीक से बैठिए, वरना गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको बुरा लग जाएगा। इतना बोलकर मयंक जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ साथ उसके दोनों दोस्त धीरज और मोहित भी पायल को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देने लगे। वो बार बार उसे टच करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पायल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कई बार उन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। इतनी छेड़छाड़ और बदतमीजी होने की वजह से पायल की आंखों से आंसू छलक गए थे, लेकिन वो काम करने को मजबूर थी। इसीलिए अपनी आंखों के आंसू पोंछकर खुद को संभालते हुए उसने ड्राइव करना जारी रखा। रास्ते पर कुछ दूरी तक तो आसपास कुछ गाड़ियां थी, लेकिन जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ा तो अंधेरा और ज्यादा गहराता चला गया। आसपास केवल कुछ गिनी चुनी गाड़ियां ही रास्ते पर दिखाई दे रही थी। बारिश और बढ़ गई थी। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और बिजली के कड़कने की आवाज से पायल के दिल का डर और ज्यादा बढ़ रहा था। वो यही सोच रही थी कि अगर इस सुनसान रास्ते पर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो यहाँ पर उसे कोई बचाने वाला भी नहीं है। एक तो सुनसान रास्ता, आधी रात का समय और गाड़ी में एक अकेली लड़की के साथ दारू के नशे में धुत लड़के। किसी भी पल कोई अनहोनी घट सकती थी। अरे बेबी, कितनी ज्यादा घबरा रही हो तुम? हम तुम्हें कोई आवारा लड़के लगते हैं क्या? अच्छे खासे घर के शरीफ लड़के हैं हम, इसलिए तो तुम्हारी खूबसूरती की कद्र कर रहे हैं। बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं। कोई भूत प्रेत नहीं है जो तुम्हें खा जाएंगे। सर थोड़ी देर में आपकी लोकेशन आ जाएगी, फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। प्लीज ये राइड मेरे लिए और मुश्किल मत बनाइए। तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की। अचानक पायल का फोन बजा और चौंक कर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, हाँ बेटा,
अच्छा ठीक है, मम्मा बस 2 मिनट में आती है। हाँ, तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं। अरे माफ करना, हमें पता नहीं था तुम शादीशुदा हो। अरे शादीशुदा है तो क्या हुआ, हमें तो वो भी चलेगी। ये बात बोलकर वो तीनों पायल की तरफ देखकर बड़े ही बदतमीजी से हंसने लगे। तभी पायल ने कहा, सर क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? अरे जाने मन, हेल्प? तुम तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हाजिर है, बोलो। सर एक्चुअली मेरा बेटा घर पर अकेला है और अकेले उसे बहुत डर लग रहा है। मेरा घर यहाँ पास में ही है, क्या मैं बस 1 मिनट के लिए अपने घर जा सकती हूँ? एक बार अपने बेटे को जाकर थोड़ा समझा दूंगी तो वो शांत हो जाएगा। सिंगल पेरेंट हूँ ना, और फैमिली में कोई और है भी नहीं, इसलिए सब खुद ही मैनेज करना पड़ता है। अरे हाँ हाँ तुम जाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन बस आना जल्दी। जी सर। पायल ने गाड़ी ड्राइव की और एक घर के सामने जाकर टैक्सी रोक दी। मैं बस अभी 2 मिनट में आ जाऊंगी सर। ठीक है। पायल घर के बाहर टैक्सी रोककर जल्दी से दरवाजे का लॉक खोलकर घर के अंदर गई। तभी टैक्सी के अंदर बैठे मयंक ने कहा, क्या बात है, बिना मेहनत किए ही लड़की के घर का पता चल गया और परिवार में कोई है भी नहीं, घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता यार। चलो हम भी अंदर चल लेते हैं, ड्राइवर मैडम स्वागत तो करेगी हमारा। हमने इतना कोऑपरेट किया है, थोड़ा कोऑपरेशन तो उसे भी दिखाना पड़ेगा ना। तीनों टैक्सी से उतरकर दरवाजे से घर के अंदर चले गए। पूरे कमरे में घुप अंधेरा था। तीनों को एक दूसरे का चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी, बेटा मम्मा बस उन 3 लोगों को छोड़कर अभी आपके पास आ जाएगी। अब मम्मा को जाने दो, मम्मा जल्दी आ जाएगी। हाँ ठीक है मम्मा, पर प्लीज देर मत करना। आपको पता है ना, मुझे अकेले डर लगता है। लगता है ऊपर वाले कमरे में होगी। टॉर्च जला, ऊपर चलते हैं। उन्होंने फोन की टॉर्च ऑन की और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़े। रात के पहर सीढ़ियों से चरचर की आने वाली आवाज बड़ी ही भयानक लग रही थी। वो जैसे ही ऊपर पहुंचे तो उन्हें कमरे से पायल के चीखने की आवाज आई। कहीं कुछ हो तो नहीं गया मैडम को? लगता है उस कमरे में है मैडम। तीनों ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर भी गहरा अंधेरा था, इसलिए ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो तीनों अपने फोन के टॉर्च की रोशनी से पायल को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे का दरवाजा बड़ी ही तेज आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया और अचानक पायल उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे अचानक अपने सामने देखकर वो तीनों घबरा गए। सर मैंने बोला था ना, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? आप मेरे घर में क्यों चले आए? हमने सोचा कहीं तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो हम आ गए। वैसे आज रात हम तीनों तुम्हारे घर रुकना चाहते हैं। बाहर कितनी बारिश हो रही है देखो ना, और तुम्हारा बच्चा भी घर पर अकेला है। तुम कहाँ पहले हमें छोड़कर आओगी और फिर वापस अपने घर आओगी, इसीलिए हम सोच रहे हैं आज रात यहीं रुक जाते हैं। चाहो तो बदले में तुम पैसे भी ले लेना। पायल के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी अचानक बड़ी ही तेज बिजली कड़की। बिजली की रोशनी जैसे ही कमरे के अंदर पड़ी, पायल उनके सामने से कहीं गायब हो गई। उन्होंने इधर उधर टॉर्च मारकर देखा, लेकिन पूरे कमरे में पायल कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक उन्हें अपने पीछे से किसी की दबी हुई हंसी की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़े, लेकिन अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उनकी आत्मा सिहर उठी। उनकी आंखों के सामने पायल थी, लेकिन उसका रूप अब पहले जैसा सामान्य नहीं था। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। आंखें अंदर को धसी हुई बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। चेहरे पर एक अजीब सी भयानक मुस्कान, मुंह से खून टपक रहा था और चेहरा गालों के पास से फटा हुआ था, मानो जैसे उसके सामने कोई चुड़ैल आकर खड़ी हो गई हो। उसकी ऐसी हालत देखकर डर के मारे उन तीनों का शरीर पसीने से भीगने लगा। उन तीनों का नशा तो जैसे एक ही चुटकी में गायब हो गया और उनका शरीर थर थर कांपने लगा। अरे क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम सब मेरे घर में रुकना चाहते हो ना? तो ठीक है,
लेकिन शर्त ये है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। अब से तुम हमेशा मेरे साथ इसी घर के अंदर रहोगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, हमें जाने दो, हमें नहीं रुकना यहाँ, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। चलो चलते हैं यहाँ से। इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? उसने मयंक और धीरज के पेट में अपने पहले नुकीले नाखूनों को काट दिया और दोनों को पूरी ताकत से हवा में उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया। मोहित डर कर वहां से दरवाजे की तरफ भागा। वो जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा तो दरवाजे के अंदर से दो बड़े ही भयानक हाथ निकले। उन्होंने मोहित की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। मोहित की गर्दन से खून टपकने लगा और वो बेसुध होकर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद वो औरत मयंक की ओर बढ़ने लगी। मौका देखकर धीरज ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलते ही जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया उसके पैर किसी से टकराए। धीरज ने नीचे देखा, वहां मोहित की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर धीरज घबरा जाता है। वो अपने चारों ओर देखता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि वो फिर से उसी कमरे में आ गया है और वो टैक्सी ड्राइवर उसके ठीक सामने खड़े हुए गुस्से में उसे ही घूर रही है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं इस कमरे से बाहर निकला था, फिर से इसी कमरे में कैसे आ गया? देखो, हम जानते हैं कि हम तुम्हारे साथ गलत करना चाहते थे, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हम आज के बाद फिर कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। प्लीज हमें जाने दो। तुम्हें जाने दूं? लेकिन मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? पिछले 2 साल से हर रात ये कैब लेकर मैं सड़कों पर तुम्हारी तलाश में ही तो निकलती हूँ। कब से तुम्हारा इंतजार था कि कब तुम मुझे मिलो और कब मैं तुम तीनों को अपने हाथों से मार कर अपना बदला लूं। अब मुझे इतना अच्छा मौका मिला है तो मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकती हूँ? क्या पिछले 2 साल से तुम हमारा इंतजार कर रही हो? लेकिन हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। तुम्हारा हमसे भला क्या वास्ता है? देखो, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज जाने दो हमें। हाथ पैर तो तुम्हारे सामने मैंने भी जोड़े थे, लेकिन तुमने भी तो मेरी कोई बात नहीं सुनी थी ना। 2 साल पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और उसके बाद मुझे मार कर फेंक दिया। मेरे परिवार को तो मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए भी मेरा शरीर नहीं मिला। जैसा तुमने मेरे साथ किया, अब वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अरे बेबी, अपने हाथ में आए शिकार को हम ऐसे जाने नहीं देते। तुम रोगी हमारे सामने, गिड़गिड़ाओगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि आखिर में होगा तो वही जो हम चाहते हैं। अब रोना बंद भी करो, चलो कम ऑन, आ जाओ। अब तक तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद आ ही गया होगा। अब तुम्हें मारने में और मजा आएगा। उसने अपने हाथ में एक फावड़ा उठाया और एक एक करके तीनों के चेहरे पर दे मारा। उनका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। एक के बाद एक उसने उनके ऊपर कई वार किए, जब तक कि उनके शरीर के अंदर की आखिरी सांस खत्म नहीं हो गई। वो उन तीनों को कमरे की खिड़की की तरफ लेकर गई। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसने उनके शरीर के टुकड़े खिड़की से नीचे फेंक दिए। घर के नीचे इंतजार कर रहे कुत्ते उनके शरीर के टुकड़ों पर झपट पड़े। उन्होंने उनके शरीर का मांस नोच डाला और कभी किसी को उन तीनों के बारे में फिर कोई खबर नहीं मिली। अगले दिन उन तीनों का अधखाया शरीर सड़कों पर बिखरा मिला, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मरने वाले कोई बेकसूर नहीं, बल्कि पिछली रात तो उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली है।